नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप 28 तारीख को यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमसे अवश्य जुड़ सकते हैं। बाल विकास की, पर्यावरण की और अन्य जो भी 3 सब्जेक्ट हैं उन सभी की क्लास इस तरह से अभ्यास के रूप में हमारे यहाँ चलाई जाएगी और 28 तारीख तक ये क्लासेस निरंतर चलती रहेंगी। और ये श्रृंखला इस तरह से बनाई गई है कि जो भी पिछले टेट्स में प्रश्न पूछे गए हैं वो और जो आ सकते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये श्रृंखला चलाई जा रही है। तो यदि आपने अभी तक नॉलेज गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए। आइए दोस्तों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए कोहल वर्ग द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे द्वारा। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं वह जीन पियाजे द्वारा पहचान की गई। कौन कौन सी हैं? पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यह है 11 से 15 अथवा उससे आगे तक। तो ये थी 4 विकास की अवस्थाएं जो कि जीन पियाजे द्वारा बताई गई। अगला प्रश्न है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें ए संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बी सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सी मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, परीक्षा के स्थान पर जो व्यापक और सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयोग है, क्योंकि दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी इसमें मूल्यांकन होता है और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र से है बच्चे को कितनी जानकारी हुई, कितना ज्ञान हुआ। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र से है बच्चा किस तरह के वातावरण में रहता है, किस तरह की क्रियाएं करता है और किस तरह से उसको स्कूल आने का तरीका है, टाइमली आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इत्यादि का ज्ञान सह संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सी है मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्र है। सतत और व्यापक क्षेत्र का मतलब ये है कि एक तो मूल्यांकन है सतत यानी हमेशा होता रहता है, और दूसरा है व्यापक। व्यापक यानी कि बहुत वृहद है, यानी सभी चीज़ों का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? आपको प्रश्न चाहे कितना भी आता हो, कितना भी सरल प्रश्न हो, आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो प्रश्न को अवश्य पूरा जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं जब आ जाता है तो आप प्रश्न को गलत भी कराते हैं। इसलिए ऑप्शन ए है खेल, बी है भाषण, सी है कहानी लेखन और डी है निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो दोस्तों, पूछा गया है बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। तो दोस्तों, निर्माण संबंधी जो क्रियाएं हैं यह क्या है, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। जबकि बालक खेल में भी सृजनात्मकता दिखाता है, भाषण देता है उसमें भी सृजनात्मकता है और कहानी लेखन में भी सृजनात्मकता है, लेकिन निर्माण संबंधी जो क्रियाएं हैं उसमें सृजनात्मकता नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, निर्माण संबंधी क्रियाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। ए निबंध लिखना, बी भाषण देना, सी प्रमेय सिद्ध करना, डी चित्र रंगना। दोस्तों, संश्लेषण और विश्लेषण आप जानते हैं। विश्लेषण होता है किसी चीज़ को फैलाना और संश्लेषण होता है उसी चीज़ को कम समय में और कम करके यानी संकुचित करके कहना अथवा किसी को करना। तो देखिए, निबंध जब आप लिखते हैं तो एक व्यापक रूप में लिखते हैं, इसलिए ये विश्लेषण है। भाषण देते हैं किसी टॉपिक पर या किसी चीज़ पर, वह भी विश्लेषण के अंतर्गत आता है। और किसी चित्र में रंग भरते हैं, वह भी विश्लेषण के अंतर्गत आता है। लेकिन जब किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं, ठीक है ना,
किसी प्रमेय को जब सिद्ध करते हैं तो वह संश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, न कि विश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? ए, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, बी, उसे दंड देंगे, सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे और डी, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उसका कारण जानने की चेष्टा करेंगे। दोस्तों कोई छात्र अगर आपकी कक्षा में लेट आएगा तो आप उससे अवश्य यह पूछेंगे आप क्यों लेट आए, क्या कारण था, तो उसका कारण अवश्य जानने की चेष्टा करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। यदि किसी विद्यार्थी का जो अवांछित व्यवहार है, अभद्र व्यवहार है, यदि वो ऊधम मचाता है, क्लास में दुर्व्यवहार करता है बच्चों के साथ, तो उसके यदि व्यवहार में हमें परिवर्तन करना है तो सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? ए, विद्यार्थी को दंड देंगे आप, बी, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अर्थात उसके अभिभावकों को बताएंगे कि आपका लड़का ऐसे करता है, सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना और डी, इसकी उपेक्षा करना। तो आप अपने आप उत्तर दे चुके होंगे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार करना, प्रबंध करना। ठीक है दोस्तों, तो उसको जानेंगे कि क्यों ये इस तरह का व्यवहार कर रहा है और उस उपचार का क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आपका कितना स्कोर रहता है आप अवश्य कमेंट करके बताइए, जिससे आपकी तैयारी का अनुमान लगाया जा सके कि आप अभी कितनी गहराई में पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए, उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी, ईमानदारी, सी, सहभागिता, डी, आज्ञाकारिता। तो दोस्तों किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होगी वह होगी आज्ञाकारिता। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षक होता है एक निर्देशक के रूप में होता है और वह वही निर्देश देगा जो छात्र के हित में होगा। यदि वह शिक्षक की आज्ञा मानेगा, आज्ञाकारिता का कार्य करेगा, तो विद्यार्थी क्या है, उसकी यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आज्ञाकारिता। अगला प्रश्न है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, अर्थात 12 वर्ष की आयु के बच्चे में क्या होना संभव है आपको बताना है। ए, कुल प्रेरक समन्वय समन्वय में कठिनाई, बी, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, सी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना और डी, समकक्षी के अनुवादन के लिए बेचैनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, इसका सही उत्तर होगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है दोस्तों, जो 12 वर्ष का बच्चा होता है तो सबसे अधिक क्या होना इसमें संभव है, समकक्षी के लिए अनुमोदन के लिए बेचैनी, अर्थात उसके साथ का जो भी सहपाठी होगा या उसका जो भी मित्र होगा उसको खुश करने के लिए वो क्या रहता है, बेचैन रहता है, उसको हमेशा उसके साथ खेलना चाहेगा इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ए, शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, बी, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, डी, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा कि बच्चों को जो अवसर दे के शिक्षा दी जाती है वह एक स्थिर शिक्षा होती है, इसलिए बच्चों को क्या करेगा, वो श्रम और स्फूर्ति के विकास के लिए क्या करना है, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चल लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ए, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, बी, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, सी, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है और डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आखिर बच्चा की रुचि क्या है, क्या वह चाहता है, किस तरह का अध्ययन उसके लिए आवश्यक है इत्यादि, यह बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही जो शिक्षक है वह सीख करके जाता है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ए, बाल मनोविज्ञान की। बी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की। सी, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। डी, उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों इसका सिंपल सा उत्तर है डी, उपरोक्त सभी की। क्योंकि विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? बाल मनोविज्ञान की जानकारी भी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत, अर्थात वह किस तरह का शिक्षण चाहता है, किस में उसकी रुचि है। तो डी ऑप्शन उत्तर इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानचित्रण का संदर्भ है, मनोचित्रण, माफ कीजिएगा, मनोचित्रण का संदर्भ है। ए, अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक। बी, जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना। सी, मन का चित्र खींचना। डी, मन के कार्य का अन्वेषण। तो दोस्तों मनोचित्रण का संदर्भ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मनोचित्रण का अर्थ है दोस्तों मन के कार्य का अन्वेषण। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मन के कार्य का अन्वेषण। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है। ए, उत्तर बाल्यावस्था से। बी, प्रसव पूर्ण नहीं है दोस्तों, प्रसव पूर्व अवस्था से। सी, शैशवावस्था से। और डी, पूर्व बाल्यावस्था से। तो दोस्तों विकास शुरू होता है, इसका उत्तर सही होगा बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। दोस्तों जब बच्चा बालक पेट में आता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, शारीरिक वृद्धि होती है और विकास जो होता है वो सर्वव्यापी होता है, ठीक है, अर्थात सभी क्षेत्र में विकास होता है। तो विकास जो शुरू होता है वह प्रसव पूर्ण अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ए, तार्किक गणितीय विधि। बी, प्राकृतिक बुद्धि। सी, भाषिक बुद्धि। और डी, स्थानिक बुद्धि। तो दोस्तों देखिए, सभी प्रकार के जो पशु हैं ये भी प्रकृति में आते हैं, खनिज भी प्रकृति में ही प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधे भी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह की इन चीज़ों को पहचानने के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग होगा वह होगी प्राकृतिक बुद्धि, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है? ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। बी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। सी, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए। डी, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो दोस्तों विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए है सहयोग की नैतिकता। बी, नैतिक तर्कणा। सी, नैतिक यथार्थवाद। और डी, नैतिक दुविधा। तो दोस्तों देखिए, किसी भी प्रश्न को यह सही है अथवा गलत है इस तरह का जब चिंतन करता है तो वह क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, अपने मस्तिष्क में तर्क वितर्क करता है। इसलिए कोहल वर्ग ने दो शब्द दिए थे, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। जब बालक को किसी भी चीज को समझने में दुविधा उत्पन्न होती है तो जाकर के नैतिक तर्कणा उसका समाधान करती है, मुझे ये करना चाहिए अथवा ये। तो नैतिक तर्कणा इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करता है। दोस्तों शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए एक तो देखिए सीखने में भी सुगम होता है, लेकिन दूसरा क्या होता है, ए, दुश्चिंता होती है जब समूह में बालक सीखता है, या फिर जब समूह में सीखता है तो समाजीकरण होता है। सी, मूल्य द्वंद्व होता है। या डी, आक्रामकता आती है। तो दोस्तों जब समूह में रहकर के कोई बच्चा किसी गतिविधि को सीखता है तो वह समाजीकरण कहलाएगी, क्या,
समाजीकरण कहलाएगी, समाजीकरण में सहायता होगी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समाजीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधी कारक है? तो आनुवांशिक संबंधी कारक पूछ रहे हैं। ए आंखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति और डी चिंतन पैटर्न। दोस्तों, आनुवंशिकता आप जानते हैं जो कि हमें माता पिता से प्राप्त होती है, जो जीन्स प्राप्त होते हैं उसी के कारण आनुवंशिकता आती है। तो आनुवंशिकता का तात्पर्य है आंखों का रंग। किसी भी बच्चे मान लीजिए किसी बालक की पिता के आंखों का रंग भूरा है तो उसके बेटे का भी रंग भूरा है, समझ जाइए कि ये आनुवंशिकता के कारण है। तो आंखों का रंग एक आनुवंशिकता कारक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? दोस्तों, विकास के सिद्धांत यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में शिक्षण सिद्धांत जा करके देख सकते हैं। तो ए वैयक्तिक विभिन्नता, बी अंतः संबंध, सी निरंतरता और डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी पाठ को जल्दी सीख लेता है, किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, और कोई व्यक्ति उसी चीज़ को कुछ समय बाद भी सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या है, हर व्यक्ति एक व्यक्ति से अलग होता है। ठीक है, कोई मानसिक रूप से अलग है, कोई शारीरिक रूप से भिन्न है, तो सब व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए इसको सिद्धांत को क्या कहा जाएगा? वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है? ए लैंगिक समानता से, बी सामाजिक उत्तरदायित्व से, सी लैंगिक पूर्वाग्रह से, डी लैंगिक संवेदनशीलता से। तो दोस्तों, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, अर्थात न ही बालक के पक्ष में वह बात करेगी न बालिका के पक्ष में बात करेगी, किसी लिंग विशेष को अपना आधार नहीं बनाएगी, वह अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी संवेदी प्रेरक चरण और डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों, जब पियाजे ने 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की बताई हैं तो उसके अंतर्गत जो वस्तु स्थायित्व है वह पूर्व संक्रियात्मक चरण में जब आ जाता है बच्चा, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है, तो वह क्या है, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वस्तु स्थायित्व का तात्पर्य है वस्तु स्थायित्व का तात्पर्य है, देखिए मान लीजिए आप हैं और आपकी बहन है। यदि आप 2 से 7 वर्ष की अवस्था में हैं, आप हैं और आपकी बहन है, कोई बालक है, उसकी बहन है और वह है, तो वह ये तो जानता है कि यह मेरी बहन है, लेकिन ये नहीं जानता कि मैं भी इसका भाई हूँ। इसी को कहते हैं दोस्तों वस्तु स्थायित्व। और वस्तु स्थायित्व इसको भी कहा जाता है, बालक जिस चीज़ को देख लेता है उस चीज़ का माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेता है कि इसको कुर्सी कहा जाता है, इसको मेज कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही वस्तु स्थायित्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? ए पर्यावरण, बी जीन, सी आनुवंशिकता और डी होम्योस्टैसिस। तो दोस्तों, आपको पता है कि माता पिता से जो वंशज हैं, उनके बच्चे इत्यादि हैं, उनमें स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण हैं वह आनुवंशिकता ही कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आनुवंशिकता। अगला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी जी और विशिष्ट बुद्धि यानी एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? ए नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, सी स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत और डी वर्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत। दोस्तों, बर्ट बर्नन है, यहाँ पर बर्नोन लिख दिया इन्होंने, बर्ट बर्नन है इनका पदानुक्रम सिद्धांत। दोस्तों, जी और एस, ठीक है दोस्तों, ये जी और एस यानी सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि जो बताई है, 2 प्रकार की बुद्धियों का जो प्रतिपादन किया है वह स्पीयरमैन ने किया है, उन्हीं ने द्विखंड सिद्धांत बुद्धि का दिया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत।
अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। ये सभी किसमें अंतर्निहित हैं? ए अनुकूलन में, बी प्रेरक पेशी विकास में, सी समस्या समाधान में, डी विचारात्मक प्रक्रिया में। तो प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसमें अंतर्निहित हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विचारात्मक प्रक्रिया। जी हाँ, विचारात्मक प्रक्रिया में ये सभी क्या हैं? सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है? ए परिवेश का प्रभाव, बी हावथोर्न का प्रभाव, सी प्रभाव का नियम और डी प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो दोस्तों ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है? ये क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, परिवेश का प्रभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? असतत चर का उदाहरण नहीं है। पूरा प्रश्न आप जरूर पढ़ेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है? ए आयु, बी लिंग, सी वैवाहिक और डी आवासीय स्थान। देखिए दोस्तों, सतत यानी हमेशा, ठीक है, और हमें चाहिए हमेशा रहने वाला होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा असतत चर का उदाहरण नहीं है, तो ऐसा होगा दोस्तों आयु। आयु जो है यह असतत चर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आयु। अगला प्रश्न है, कक्षा नाटक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, क्या कहलाता है? ए नैदानिक मूल्यांकन, बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी प्लेसमेंट मूल्यांकन, डी संकलित मूल्यांकन। तो दोस्तों कक्षा नाटक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो ये कैसा मूल्यांकन कहलाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। ये जो मूल्यांकन कहलाएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है? ए विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, सी विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। समायोजन शिक्षा का तात्पर्य यही है कि जो विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको विद्यालय में लाइए, और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं दिव्यांग बच्चे हैं उनको क्या है मुख्य धारा से जोड़िए, और विशेष और सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना और उपरोक्त सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको बताना विकास का सिद्धांत इसमें कौन सा नहीं है। ए विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, बी विकास क्रमबद्ध होता है, सी विकास निरंतर होता है और डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो दोस्तों आपको पता है विकास जो है वह लंबवत नहीं होता है बल्कि वृत्ताकार होता है, सही बात है। वृत्ताकार आए या वर्तुलाकार आए दोनों एक ही बात है, ठीक है। दूसरा है विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है, विकास एक क्रम में ही होता है और धीरे धीरे होता है। विकास निरंतर होता है, जी हाँ, विकास आजीवन चलता ही रहता है निरंतर। और डी है विकास मशीनी प्रक्रिया है। दोस्तों विकास कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है, मशीन के द्वारा विकास नहीं होता, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है? ए पर्यावरण, बी स्वास्थ्य, सी आहार और डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। देखिए वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक पर्यावरण भी है, हमारे आसपास की वस्तुएं, बी है स्वास्थ्य, बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वृद्धि भी एकदम हष्टपुष्ट शरीर रहता है, और सी है आहार, जैसा आहार लेंगे वैसा ही दोस्तों उसी तरह की वृद्धि होती है और डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी बालक को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? ए परिवार का वातावरण, बी कक्षा का वातावरण, सी पास पड़ोस का वातावरण, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों तीनों ही हैं, परिवार का वातावरण अच्छा हो तब भी मानसिक रूप से विकास होगा,
इन्होंने पूछा अस्वस्थ होने का कारण, तो अस्वस्थ होने का कारण भी दोनों तीनों ही हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे ज़्यादा योगदान दोस्तों आपको पता ही है, ए ऑप्शन है परिवार, बी विद्यालय, सी पड़ोस और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण का सबसे अधिक योगदान जो करता है वह कौन करता है? परिवार। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ए जन्म से 2 वर्ष, बी जन्म से 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वह तीसरी अवस्था कहलाती है, ठीक है, इसलिए 7 से 11 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने पियाजे की अवस्थाएं अवश्य पढ़ी होंगी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए? ए कभी कभी, बी कभी नहीं, सी नियमित और डी जब छात्र चाहे। तो दोस्तों इसका साधारण सा उत्तर है शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित करनी चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ए आर्थिक स्तर की जांच में, बी समाज के सर्वेक्षण में, सी सामाजिकरण की जांच में और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समाजीकरण की जांच में समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए? ए पिछले पाठों से प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, बी वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, सी पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय और डी प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो दोस्तों विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय जो है वास्तविक जीवन में जो बच्चों के घटित हो रहा है उसी के प्रसंग के अनुसार लेना चाहिए। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्नों का कठिनाई स्तर। जी हाँ, प्रतीक्षा समय जो है दोस्तों प्रश्नों के कठिनाई के स्तर के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। आपने कोई कठिन प्रश्न पूछ लिया और उसके लिए मात्र 5 सेकंड दिए तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसलिए प्रतीक्षा समय जो है वह जिस तरह का प्रश्न हो उसी तरह से समय भी देना चाहिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? यानी जो व्यापक सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसमें क्या है, व्यापक शब्द जो है किसके अलावा और के द्वारा समर्थित किया जाता है? ए जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बी एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, सी बहुबुद्धि सिद्धांत और डी सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जो है जी जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना के सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है, यानी इसको छोड़ दिया जाए तो ये तीनों को ही समर्थित करता है, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत को भी समर्थित करता है सतत व्यापक मूल्यांकन, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत को भी समर्थित करता है और एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत है इसको भी समर्थित करता है। अगला प्रश्न है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? ए समूह बुद्धि लब्धांक का, बी व्यक्तित्व का, सी मौखिक बुद्धि लब्धांक का और डी है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। तो दोस्तों प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो परीक्षण है वह व्यक्तित्व का संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। अगला प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया, इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? ए मनोसामाजिक सिद्धांत, बी पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या डी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं से सिद्धांत। तो दोस्तों एक महिला ने क्या किया, भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेचा। तो दोस्तों क्या है कि उसकी आवश्यकता है भोजन प्राप्त करना, इसलिए उसने क्या किया, उस बच्चे को क्या किया, बेच दिया। तो ये क्या हुआ, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक यानी IQ आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और
उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। ए घटाता घटाता, बी घटाता प्रभावित नहीं करता, सी बढ़ाता घटाता और डी बढ़ाता घटाता। तो दोस्तों बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण, यानी बुद्धि के आधार पर यदि बच्चों का आप वर्गीकरण कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो उनकी जो स्वगरिमा है उसको क्या करता है, घटाता है, और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या है, प्रभावित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, घटाता और प्रभावित नहीं करता। अगला प्रश्न है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ए विकास के परिणामस्वरूप वृद्धि होती है, बी विकास विषम जातीय या स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, सी विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, और डी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। हमें बताना है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्या होता है, क्रमिक, क्रम में होता है, धीरे धीरे होता है और निरंतर होता है विकास। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ए बहुबुद्धि के प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, बी बहुबुद्धि से छात्रों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, सी एक व्यावहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, और डी यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो बहुबुद्धि है, ये बहुबुद्धि की ये प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं? ए जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, बी जेंडर भूमिका दबाव, सी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, डी जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो दोस्तों आपको पता है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण यानी समाज में उपस्थित जो बुराइयां हैं उनके कारण जो सौंपी गई विशिष्टताएं हैं, ये लड़की है, ये लड़का है, ये क्या है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरपरक अनुदेशन है। ए शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, बी कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, सी अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, और डी ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो अंतरपरक अनुदेशन है दोस्तों शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, बी पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद वापस जाना चाहिए, सी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, और डी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो दोस्तों यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान गलतियां करता है तो आप क्या करेंगे, अनुदेशन कार्य करेंगे, समय सारणी अथवा बैठाने की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करेंगे, आखिर बच्चा क्यों त्रुटियां गलतियां कर रहा है इसको जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूम की एक टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है? ए उपलब्धि लक्ष्यों की, बी पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं की, सी पठन कौशल की, डी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। तो दोस्तों ब्लूम की जो एक टैक्सोनॉमी है यह जो है संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? ए हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, बी चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, सी क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना, डी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न है,
जो बुद्धि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और प्रति द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है ए स्पीयरमैन का जी कारक सिद्धांत, बी स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, सी बुद्धि का सार्वेंट सिद्धांत और डी थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? किसी भी मापक उपकरण के लिए सब सर्वाधिक क्या जरूरी है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी मानक। तो दोस्तों किसी भी मानक के मापक के लिए किसी भी मापक के लिए उसकी विश्वसनीयता सर्वाधिक जरूरी है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, विश्वसनीयता। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कैसी लगी, किस तरह के प्रश्न थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपका कितना स्कोर इसमें रहा ये भी अवश्य बताइए। और दोस्तों यदि आप हमारे साथ इसी तरह की श्रृंखला 28 तारीख तक निरंतर बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।